जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुप्तोत्तर काल की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रश्न कहां से बनेगा वो यहां पर आप सीखोगे। बेटा एक्चुअली गुप्तोत्तर काल है क्या, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप समझ लो, हिस्ट्री का ये 23वां वीडियो होने वाला है, क्रमागत तौर पर है और ये टॉपिक आपका बेटा प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है या प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। ये क्लियर हो गया बेटा। ये गुप्त साम्राज्य के बाद जो टाइम पीरियड आता है ना, कुछ समय आता है जिसमें छोटे छोटे राजवंश शासक करते हैं, उसे गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। मतलब गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो जाता है, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, का जब क्या होता है पतन, उसके बाद किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव हो जाता है। मतलब कोई केंद्रीय शक्ति वक्ति होती नहीं है, सार्वजनिक शक्ति में बांधने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई शासक नहीं होता। इसलिए जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वल्लभी का मैत्रक वंश हो गया, कन्नौज का मौखरी वंश आप जानते हो ना, ग्रहवर्मन को जानते हो। प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्री की शादी राजश्री की शादी की थी। फिर हर्षवर्धन मामला, राज्यवर्धन, बहुत कहानी है, अभी सब कुछ समझ में आएगा, चिंता ना करो, अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, थानेश्वर का वर्धन राजवंश। तो आज का जो डिस्कशन है ना बेटा, वो वर्धन राजवंश पर होने वाला है और ये थानेश्वर वाले पर ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये तो छोटी सी समरी थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, थोड़ा समझ पाओ एक्चुअली मामला क्या चल रहा है। तो गुप्त साम्राज्य का पतन, उसके बाद का जो टाइम पीरियड, कुछ छोटे छोटे राजवंश शासक करते हैं, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रश्न भैया बहुत बनते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी कि हम बात करेंगे आज के टॉपिक में वर्धन वंश के बारे में। तो चलिए डिस्कशन कंटिन्यू आगे करते हैं। बेटा वर्धन वंश जो है ना, इसका संस्थापक एक्चुअली कौन होता है, पुष्यभूति होता है। और पुष्यभूति होने की वजह से इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। तो संस्थापक कौन है, अगर प्रश्न बनेगा संस्थापक कौन है, तो इस वंश का संस्थापक कौन है बेटा, पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। माना क्या जाता है, ठीक है, प्रमाण मिले हैं। बेटा इस वंश की जो राजधानी थी ना, इस वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो बेटा थानेश्वर थी। कौन सी थी, थानेश्वर इस वंश की राजधानी हुआ करती थी। ओके, थानेश्वर कहाँ है वर्तमान में, अब प्रश्न ये भी तो बनेगा वर्तमान स्थिति पे। तो वर्तमान में बेटा आपको ये हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है। थानेश्वर वर्तमान में कहाँ पर है, तो बेटा हरियाणा एक राज्य है भारत का, ठीक है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पर आपको थानेश्वर नामक स्थान देखने को मिलेगा और ये राजधानी हुआ करती थी आपके वर्धन वंश की। ऐसा माना जाता है कि वर्धन वंश के जो शासक थे ना, गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, गुप्तों के अधीन, गुप्त काल बताया ना मैंने, तो उनके शासकों के अधीन काम करते थे। लेकिन जब मौका मिला तो सब कोई चौका लगा देता है, आप भी लगा दोगे। उसके बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और इस वंश की राजधानी क्या बना डालते हैं, थानेश्वर। वो मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको, ठीक है। सबसे प्रभावशाली शासक कौन होता है, तो वो बेटा आपका जो है पुष्यभूति होता है और इसी के नाम पर इस वंश का नाम भी पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश रखा जाता है, ठीक। इस वंश के कुछ शासकों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्रभाकर वर्धन का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो, चलो शुरुआत इन्हीं से कर देते हैं, अब हमने नाम ही ले लिया है तो इन्हीं पर बात कर लेते हैं। प्रभाकर वर्धन मतलब क्या, हाँ हम बात करेंगे बेटा प्रभाकर वर्धन की। अब इसके हम शासक पर बात करेंगे एक एक करके। तो पहले शासक आएंगे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के बारे में हम एक्चुअली बात करेंगे। बेटा प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश की, मतलब किस वंश की, कौन सा वंश है भाई, दिख रहा है पीछे, वर्धन वंश। वर्धन वंश की शक्त और प्रतिष्ठा का संस्थापक वास्तव में किसे माना जाता है, तो प्रभाकर वर्धन को वर्धन वंश की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का संस्थापक माना जाता है। इनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की जाती है। तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं कौन, प्रभाकर वर्धन इज द राइट आंसर, ठीक है। एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी पुत्री इनके पुत्री भी थी और उस पुत्री का नाम था राजश्री। राजश्री बहुत चर्चा में रहेगी, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो राजश्री का विवाह कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली विवाह होता है सबका। विवाह कहाँ करते हैं, तो कन्नौज के शासक होते हैं, कन्नौज के शासक होते हैं और इनका नाम होता है, ये एक्चुअली मौखरी वंश के शासक होते हैं,
ठीक है, आगे आने वाली वीडियो पर इस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष बेटा कन्नौज के चक्कर में रहता है कि कन्नौज किसको चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, सब जानने को मिलेगा, चिंता न करो। तो इसका शासक होता है, उसका नाम था ग्रहवर्मन, ठीक है, ग्रहवर्मन शासक का नाम था। इसके साथ जो है अपनी पुत्री की शादी प्रभाकर वर्धन जी करवा देते हैं। अब मामला एक्चुअली यहीं से शुरू होता है। अब बेटा इनके पुत्र भी होते हैं, इनके एक्चुअली 2 पुत्र होते हैं, ठीक है। एक पुत्र का नाम होता है राज्यवर्धन, एक पुत्र का नाम होता है राज्यवर्धन और दूसरा होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नाम तो बेटा आप सुने हैं, ठीक है। 2 पुत्र होते हैं, एक राज्यवर्धन एक हर्षवर्धन, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं बड़े वाले पुत्र राज्यवर्धन की, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वंश में जो है हम पहुंचे प्रभाकर वर्धन तक, ठीक है। कहाँ पहुंचे? प्रभाकर वर्धन तक हम पहुंच चुके हैं। अब इनके पुत्र जो है, इनके पुत्र हैं, क्या नाम है? राज्यवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन पर हम अब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इन पर बात कर रहे हैं हम एक्चुअली, ठीक है। राज्यवर्धन, बेटा राज्यवर्धन ना कौन थे? तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। बेटा जब प्रभाकर वर्धन वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उस समय हूणों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। मतलब प्रभाकर वर्धन जब वृद्धावस्था को छू रहे होते हैं, मतलब वो शक्ति सामर्थ्य, देखो भैया हमको भी बूढ़ा होना है, आपको भी बूढ़ा होना है। वृद्धावस्था में न शरीर सही से काम करता है, क्योंकि खून का निर्माण होना बंद हो जाता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारी बीमारियां, तो वो ताकत नहीं रहती। आज आप जवान हैं, उछल कूद रहे हैं, लेकिन वृद्धावस्था का समय आएगा। इसलिए जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि भैया उस परिस्थिति से आप भी गुजरोगे, हम भी गुजरेंगे, ठीक है। तो उस समय हूणों के आक्रमण क्या होते हैं? वृद्धावस्था का समय होता है और हूण आक्रमण शुरू हो जाते हैं। अब हूण आक्रमण शुरू तो हो गए, तेजी के साथ शुरू हो गए। अब क्या है, इनकी वृद्धावस्था का दौर है, ये उस मामले को संभाल नहीं पाए, तो हूणों के आक्रमण को रोकने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्र राज्यवर्धन को क्या किया? युद्ध के लिए भेज दिया। अभी राज्यवर्धन जो है युद्ध करने के लिए हूणों से गए थे, आक्रमण था, उसको रोकने के लिए गए, बहादुरी से सामना कर रहे थे, लेकिन उसी बीच खबर आती है, बहुत दुखद समाचार आता है कि बहुत तबीयत भयानक तरीके से खराब हो गई है, स्वास्थ्य बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया है। तो युद्ध छोड़ करके इन्हें जो है वापस लौटना पड़ता है। तो ये युद्ध छोड़कर वापस लौटते हैं, लेकिन दुर्भाग्य जब पहुंचते हैं अपने पिता के पास, तब तक उनकी ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी होती है। तो ये बात भैया आपको समझ में आए? वो युद्ध एक्चुअली छोड़ के आना पड़ता है। और इसी समय क्या होता है, जब ये सब पूरा कार्यक्रम चल रहा था, दुख की घड़ियां थी, या एक तरीके से अपने साम्राज्य को बचाने की स्थितियां थी, तो वहां पर क्या होता है बेटा, जो मालवा का शासक था ना, मैं थोड़ा मिटा देता हूं तब मजा आएगी तुम्हें। हाँ, तो राज्यवर्धन पर हम चल रहे थे, ठीक है, राज्यवर्धन पर हम चल रहे थे। तो उसी समय क्या होता है, जब पिता की तबीयत खराब होती है, मृत्यु हो जाती है, युद्ध से लौट करके आते हैं, उस समय क्या होता है, मालवा का शासक होता है, मालवा शासक नाम देवगुप्त, ठीक है। मालवे के शासक का, मालवे नहीं, मालवा के शासक का नाम बेटा देवगुप्त था। ये और बंगाल का शासक शशांक, ये दोनों मिल जाते हैं और एक आता है बंगाल का शासक, ठीक है। बंगाल का शासक आता है बेटा, और बंगाल के शासक का नाम है शशांक। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, ये दोनों मिल करके कन्नौज में हमला कर देते हैं। ये दोनों मिलते हैं और कन्नौज में कर देते हैं हमला। अब इसके बाद जब कर दिया कन्नौज में हमला, उसके बाद क्या होता है, मौखरी वंश का जो शासक ग्रहवर्मन था ना, यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था ग्रहवर्मन, उसको मार डालते हैं। अब जब मार दिए, ग्रहवर्मन कौन है? राज्यश्री के पति हैं, राज्यश्री के पति है, इनको मार दिया जाता है। उसके बाद देखो नालायकी, देखो इनकी, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, अपहरण कर लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, राज्यश्री को क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं, और बंदी बना करके ले जाते हैं। अब जब क्या हुआ कि राज्यश्री को बंदी बना के ले गए, उनके पति को मार दिया, जब ये समाचार राज्यवर्धन को मिलता है, ये सारी जानकारी किस तरीके से प्रकरण क्या क्या हो गया, ये जानकारी जब राज्यवर्धन को मिलती है, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति हो आग बबूला हो जाएगा, क्योंकि मान मर्यादा प्रतिष्ठा की बात थी। तो देवगुप्त और शशांक से बदला लेने के लिए इसके बाद राज्यवर्धन क्या करते हैं, आपके जो है मालवा का शासक और बंगाल का शासक नाम देवगुप्त और शशांक, इनसे बदला लेने के लिए
बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं, कूच कर देते हैं। आ देखें जरा किसमें कितना है दम, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। तो इसके बाद क्या होता है, युद्ध होता है। तो राज्यवर्धन का सामना देवगुप्त से हो जाता है। मतलब आगे जब बढ़ते हैं तो राज्यवर्धन का जो सामना है ना, वो बेटा देवगुप्त के साथ हो जाता है। और देवगुप्त के साथ सामना, तो समझ लेना राज्यवर्धन ने देवगुप्त को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया मतलब मार दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, देवगुप्त को राज्यवर्धन के द्वारा मार दिया जाता है, हरा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन शशांक क्या कहता है, जब शशांक ने देखा यार देवगुप्त का मामला तो गड़बड़ हो गया, हरा दिया, परास्त कर दिया, उसका काम तमाम हो गया, अब हमारा क्या होगा, मतलब तेरा क्या होगा कालिया। तो शशांक ने सोचा कि ऐसा करते मित्रता का हाथ बढ़ा देते हैं। तो दिमाग लगा दिया यहाँ पर। दिमाग किसने लगाया, शशांक ने लगा दिया। और शशांक ने क्या दिमाग लगाया कि भैया ऐसा करते हैं, मित्रता कर लेते हैं, जो गलती हुई है उसकी हम माफ़ी मांग लेते हैं, जहाँ कहोगे वहाँ मांग लेंगे, मामला निपट जाएगा। लेकिन इसके बाद मिलने के लिए बुला लिया, राज्यवर्धन को मिलने के लिए बुलाया कि भैया आओ, चले आओ। आ गए मिलने। इसके बाद क्या हुआ, धोखेबाज तो धोखेबाज होता है, धोखे से राज्यवर्धन का क्या कर दिया, हत्या कर दी। और इस तरीके से राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। तो ये काल प्रक्रम एक्चुअली कैसे हुआ, काल प्रकरण कैसे हुआ, ये एक्चुअली आपको समझ में आ गया। अब जब राज्यवर्धन की हत्या हो गई तो ये सारी जानकारी उसके छोटे भाई हर्षवर्धन को मिली। मतलब क्या हुआ कि जब राज्यवर्धन की हो गई हत्या, ठीक है, राज्यवर्धन की हो जाती है हत्या और ये जानकारी मिलती है हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन भी आग बबूला हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिलती है कि जो आपकी बहन है ना, बहन है वो कहाँ है, किसके कब्जे में है, अब भी बंदी है। और बंदी है तो समझ सकते हो, ये सारी जानकारियां जब मिलती हैं तो उसके बाद वर्धन वंश की बागडोर संभालने का काम कौन करेगा। भाई देखो राज्यवर्धन रहे नहीं, प्रभाकर वर्धन ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। तो अब इसके जो राजवंश का जो शासक है ना, वो कौन बन करके सामने आता है, इसकी बागडोर कौन संभालते हैं, तो वो बेटा हर्षवर्धन के द्वारा आपके वर्धन वंश की बागडोर को संभाला जाता है। लेकिन दिमाग में घूम रहा था कि जो प्रकरण हुआ है वो कैसे सुलझेगा। ठीक है, तो प्रकरण सुलझाने की प्रक्रिया में जो है ये आगे बढ़ते हैं, गद्दी पर बैठ रहे होते हैं। तो सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक तो बहन राज्यश्री को बचाना, साथ ही साथ में अपने भाई राज्यवर्धन, ठीक है, उसकी भी मौत का बदला लेना। तो ये सारे के सारे जो कार्य थे इनके लिए बड़े चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, बोले हम देख लेंगे। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा जान लो, क्योंकि एक्चुअली मैं हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पॉइंट है जो एक्चुअली जान लो यहाँ पर। इनका बेटा जो अन्य नाम है ना, वो पूछ लिया जाता है। अन्य नाम बेटा शिलादित्य है। क्या नाम है, शिलादित्य इनका अन्य नाम है। ठीक है, शिलादित्य इनका जो है अन्य नाम है। इनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है। आगे चल करके ये भी जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। ये इनके बारे में था थोड़ा सा, बाकी आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। तो बेटा जब गद्दी में बैठे हर्षवर्धन, तो उनके सामने थी बड़ी चुनौती कि बहन राज्यश्री को किस तरीके से देवगुप्त की कैद से छुड़ाया जाए। ठीक है, मैंने अच्छा एक चीज़ बताई थी आपको कि क्या बताया था मैंने आपको, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि जो देवगुप्त था उसको परास्त कर देते हैं राज्यवर्धन जी। ठीक है, तो देवगुप्त की कैद से किस तरीके से छुटाया जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक्चुअली मारे नहीं गए थे। ठीक है, मैंने शायद बोल दिया है वहाँ पर कि मृत्यु हो गई थी, मार डाला था, तो मारा नहीं था। ठीक है, हरा दिया था केवल देवगुप्त को राज्यवर्धन ने। लेकिन आगे बढ़ते तो सामना शशांक से हो गया और मित्रवत तरीके से उसने मार दिया था। ठीक है, शायद मैंने मृत्यु बताई है, नहीं बताई तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, तो समझ लेना अभी वो जिंदा है, मतलब अभी हम जिंदा हैं। कौन कह रहा है, देवगुप्त कह रहा है अभी हम जिंदा हैं। याद आया होगा, ठीक है, किस मूवी का डायलॉग है। ओके, चलिए। तो हर्षवर्धन अपनी बहन को कैद से छुड़ाने के लिए, देवगुप्त की कैद से बचाने के लिए, साथ ही साथ में अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के मतलब मौत का बदला लेने के लिए, साथ ही साथ बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या का बदला लेने के लिए, मतलब तीन बदला हैं। एक तो अपनी बहन को छुड़वाना है, दूसरी चीज आपके जो इनके भाई थे राज्यवर्धन,
ठीक है, उनकी मौत का बदला लेना है। साथ ही साथ में इनके जो बहनोई थे, बहन के जो पति थे, राजश्री के जो पति थे नाम ग्रहवर्मन, उनकी भी मौत का बदला लेना था। तो इस तरीके से हर्षवर्धन अपनी सेना के साथ कन्नौज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब इनका जो प्रस्थान है वो कन्नौज की ओर हो जाता है, कूच हो जाता है पूरे दल बल के साथ। लेकिन एक चीज़ आप समझना, जो भी राजा महाराजा थे, जो भी पुत्रियां थी, तो पुत्र थे, तो उनको कहीं ना कहीं जो है अपने आप को कैसे मुसीबत से निकालना है वो जरूर सिखाया जाता था। तो इसी में क्या होता है कि राजश्री देवगुप्त जो था उसकी कैद से फरार हो जाती है। मतलब जब ये आपके हर्षवर्धन कन्नौज की तरफ बढ़ रहे होते हैं दलबल के साथ में, उसी समय क्या होता है, खबर मिलती है कि देवगुप्त की कैद से राजश्री आज़ाद हो गई हैं। राजश्री जो है फरार हो गई हैं। ठीक है, राजश्री क्या हुआ है, फरार हो गई हैं, मतलब बचकर निकल गई हैं और विंध्य की पहाड़ियों में कहीं शरण ली है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है। अब आपको कि विश्वस्त सूत्र कौन से हैं सर जी? अब उनके यार अपने देखो गुप्तचर संस्था थी, तो उनके माध्यम से जानकारी मिली कि एक्चुअली क्या हुआ है, देवगुप्त की कैद से राजश्री निकल गई है और विंध्य की जो पहाड़ियां हैं वहां पर कहीं शरण ली है। तो राजश्री निकल जाती हैं और बेटा विंध्य की जो पहाड़ियां हैं ना वहां पर क्या करती है, शरण लेती है, वहां पर जाकर के छिप जाती है। तो अब जो कन्नौज की तरफ टारगेट था ना बेटा हर्षवर्धन का, मिटा देता हूं साफ हो जाए, तो हर्षवर्धन का जो टारगेट था कन्नौज, वो बेटा जो था वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब जो टारगेट था ना पूरी सेना का वो हो जाता है किधर को, विंध्य क्षेत्र की तरफ को हो जाता है। ठीक है, विंध्य क्षेत्र की तरफ को अपनी सेना लेकर कूच करने लगते हैं, मतलब जाने लगते हैं। ओके, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद जब बेटा वहां पहुंच जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, तो अब ऐसे तो ढूंढ नहीं लेंगे, तो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था दिवाकर मित्र। ठीक है, बौद्ध भिक्षु से मिलते हैं यहां पर जाकर के, बौद्ध भिक्षु, और उनका नाम क्या था बेटा, बौद्ध भिक्षु से मुलाकात हुई थी, दिवाकर मित्र इनका नाम था। क्या नाम था बेटा, पूछा जाता है, दिवाकर मित्र इनका नाम होता है। इनसे एक्चुअली मुलाकात होती है, क्या होती है, मुलाकात होती है, और ये अपनी समस्या को बताते हैं कि एक्चुअली ऐसी ऐसी समस्या है। तो कहते हैं चिंता ना करो, मिल बांट के हम लोग पता लगा लेंगे। ठीक है, और दोनों लोग मिल करके, मतलब दिवाकर मित्र के जो लोग थे, जो फॉलोवर थे, वो सारे, और जो है हर्षवर्धन के सब लोग मिल करके आखिरकार राजश्री को ढूंढ लेते हैं। तो अब क्या होता है, राजश्री का एक्चुअली में पता चल जाता है। मामला पहले लापता का था, लेकिन अब पता चल जाता है कि राजश्री एक्चुअली कहाँ पर है। राजश्री को लेते हैं। अच्छा एक बात और समझो, ग्रहवर्मन की कोई संतान तो थी नहीं, तो मतलब जो ग्रहवर्मन थे, अच्छा पहले राजश्री को समझो, तो राजश्री को क्या हुआ, ढूंढ लिया और लेकर के कन्नौज आ गए। अब क्या था ना कि राजश्री के कोई संतान नहीं थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रहवर्मन थे ना, ग्रहवर्मन थे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। देखो कान में दोनों तरफ से पकड़वा रहा हूं आपको, ठीक है, तो उत्तराधिकारी एक्चुअली कोई था नहीं। तो अब क्या हुआ, हर्षवर्धन ने पूछा कि अब क्या किया जाए बहन, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप ही शासन को संभालो, मैं अपनी पूर्ण सहमत देती हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ, राजश्री की सहमति से कि भाई अब तुम ही सब संभालो। जो हर्षवर्धन होता है, हर्षवर्धन वो कन्नौज का शासक बन जाता है। ठीक है, कन्नौज का शासक कन्नौज की बागडोर को संभालने का काम करता है। ये बात समझ में आई। अब हर्षवर्धन के लिए चुनौती थी कि थानेश्वर राजधानी है, और उसके बाद क्या होगा, तो कन्नौज को राजधानी बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हर्षवर्धन क्या करते हैं, कन्नौज को राजधानी बना देते हैं। ठीक, ताकि आप दीदी के यहाँ का भी मामला निपट जाएगा, बहन के यहाँ का मामला भी सुलझ जाएगा, और उसके बाद जो है हमारा जो क्षेत्र है उसको भी हम संभाल लेंगे। बेटा मगध शासक था एक, जिसका नाम था पूर्णवर्मन। उसने हर्षवर्धन को देखा, बोले अरे बड़ा मामला बिगड़ जाएगा भैया। उसने पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन हर्षवर्धन ने कहा चलो तुमने स्वीकार कर लिए, तुम अपना शासन करते रहो, है ना, बस तो अधीनता स्वीकार कर लिया, उतना ही हमारे लिए काफी है। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। अब बात हर्षवर्धन, क्योंकि तो वो शासन चलने लगा सामान्य तरीके से, जो कसमकस की स्थितियां थी, जो मतलब बड़ी दुख की घड़ियां थी और बड़े चैलेंजेस थे, वो काफ़ी हद तक दूर हो चुके थे। तो अब क्या होता है कि बेटा जो हर्षवर्धन था ना, ये अपनी पुत्री, इनकी पुत्री थी हर्षवर्धन की, इसका विवाह करवा देते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं। किसके साथ करवाते हैं, तो ये बेटा ध्रुवसेन होता है। ठीक है, कौन होता है, ध्रुवसेन के साथ करवा देते हैं, ध्रुवसेन
सेन के साथ करवाते हैं और ये वल्लभी के शासक थे, ठीक है। कहाँ के शासक थे? वल्लभी के शासक थे, वहां पर शादी करवा देते हैं। चलो यहां तक भैया क्लियर हो गया, शादी ब्याह का मामला निपट गया। दक्षिण में भी अपने अभियान को हर्षवर्धन के द्वारा जारी रखा जाता है, लेकिन जब सामना पुलकेशिन द्वितीय से होता है, जो कि एक चालुक्य शासक था, वो हर्ष को परास्त कर देता है। बहुत पूछा जाता है किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, अक्सर प्रश्न मिलता है। अभियान को अपने जारी किए हुए थे, इनका विजय अभियान चल रहा था। किसका चल रहा था भैया? हर्षवर्धन का, ठीक है। हर्षवर्धन का विजय अभियान चल रहा था। आगे चालुक्य शासक से मुलाकात हो गई, चालुक्य शासक से भिड़ंत हो गई, युद्ध हो गया। नाम पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से टक्कर हो गई, लेकिन बहुत कोशिश की कि हर्षवर्धन हम जीत जाएं, लेकिन समय को कुछ और बदा था। इन्हें क्या लगी? हारना पड़ा, हार गए। मतलब पुलकेशिन द्वितीय जीत गए, ये भी कह सकते हो, हर्षवर्धन हार गए, ये भी कह सकते हो। दोनों तरफ से पकड़ो, मामला सब ठीक है, समझ रहे हो? तो मतलब मुंह की खानी पड़ी किसको? हर्षवर्धन को। हर्ष बेटा बौद्ध धर्म की महायान शाखा को फॉलो करते थे, उसको संरक्षण देने का काम करते थे। तो अगर हर्षवर्धन की हम बात करेंगे तो बेटा बौद्ध धर्म में जो है आपकी दो शाखाएं थी, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी ना ओके सॉरी, महायान शाखा थी, उसको बेटा संरक्षण देने का काम करते थे। इनको संरक्षण में रखा हुआ था एक्चुअली किसने? हर्षवर्धन ने, ठीक है। और एक तरीके से कहना चाहता हूं कि उत्तर भारत के कुछ भागों पर इनका शासन रहता है, ठीक है। तो इनका शासन जो है कहां पर रहता है? उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। दक्षिण में उतना प्रभाव अपना जमा नहीं पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को वर्धन वंश के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो परीक्षा में अक्सर बनते हैं, और सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि तुम वीर हो, कायर नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? और अगर बंदे की मेहनत पसंद आई हो और समझाने का तरीका, तो थम्स अप करके बता देना, मैं भी समझ जाऊंगा कि हाँ भाई। कमेंट लिख दोगे तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। जिसका मुझे था वो इंतजार, है ना, वो कमेंट आ गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी एक नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।